दोस्तों जब भी हम अपने करियर या एक स्टेबल इनकम के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? जी हाँ, एक जॉब। क्योंकि बचपन से हमें इसी के लिए ट्रेन किया जाता है। इनफैक्ट स्कूल्स और कॉलेजेस में जो थोड़ा बहुत भी हमें बिजनेसेस के बारे में बताया जाता है वो इसके लिए नहीं होता कि आप अपना कोई बिजनेस कर पाओ, बल्कि आप उस बिजनेस को समझकर उसी में जॉब करना सीख पाओ। हमारे यहाँ डिग्रीज का बस एक ही पर्पस होता है कि एक अच्छी जॉब दिलवाना। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग 2030 तक ऑटोमेशन, रोबोट्स और एआई की वजह से 47% जॉब रिस्क पर है। और फॉरेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग बाय द एंड ऑफ 2030 एआई वर्ल्ड वाइड 29% जॉब्स को टेक ओवर कर लेगा, जिसके कंपनसेशन में बस 13% जॉब्स ही क्रिएट हो पाएगी। सो आने वाले टाइम में जॉब सिक्योरिटी पाना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। जैसे जो इस बुक के ऑथर हैं, उन्होंने काफी अच्छे कॉलेज से अपनी डिग्री पूरी की और फिर 45 की एज में ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया। लेकिन उनके हिसाब से उनकी डिग्री ने बस उनकी फर्स्ट जॉब पाने में ही मदद की, और अगर ये फाइनेंशियल नॉलेज उन्हें उनकी लाइफ में जल्दी मिल जाती तो शायद उन्होंने अपने 30s में ही अपना फाइनेंशियल गोल पूरा कर लिया होता। और दोस्तों कुछ मिस्टेक्स तो लोग ऐसी भी कर लेते हैं जिन्हें वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में भी करेक्ट नहीं कर सकते। अगर एक बार वो गलती आप कर देते हो तो शायद आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में काफी पीछे हो जाओ। तो इसीलिए बिना वक्त बर्बाद किए हम जल्दी से इस बुक के इम्पोर्टेंट लेसन्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लेसन है मैरी द फाइनेंशियली राइट पर्सन। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी फाइनेंशियल गुरु को या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को या किसी रिच पर्सन को अपना पार्टनर बनाना है। फाइनेंशियली राइट पर्सन का मतलब ये है कि आपको किसी ऐसे पार्टनर को चुनना है जिसकी फाइनेंशियल हैबिट्स अच्छी हो, जिसकी पैसों को लेकर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। क्योंकि बहुत सारे लोग जब शादी से पहले अपने पार्टनर के साथ डेट पर जाते हैं या अरेंज मैरिज में शादी से पहले अपने होने वाली वाइफ से मिलते हैं तो वो ये दिखाते हैं कि उनके पास बहुत पैसा है, उनकी लाइफ में पैसों की कोई कमी नहीं है। वो उन्हें अच्छा फील कराने के लिए अच्छी होटल्स में जाते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, उन्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते हैं। लेकिन ये चीजें हमेशा के लिए नहीं हो सकती और इसी से आगे जाकर प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि जब आप शुरू में बहुत ज्यादा खर्चा करते हो तो आप अपने पार्टनर के साथ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन बिल्ड करते हो, क्योंकि इससे आपके पार्टनर को लगेगा कि शायद आपकी लाइफस्टाइल ही ऐसी है। और ये चीज मेजॉरिटी लोग करते हैं और फिर अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं रह पाते, क्योंकि फिर 3 से 5 साल के बाद लोग वैसा लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर पाते। तो काफी रिसर्च के थ्रू ये कंसिस्टेंटली पाया गया है कि 2 मेन रीजन जिसकी वजह से कपल फाइट करते हैं वो है मनी और टाइम। क्योंकि अगर आपका नेचर सेविंग और इन्वेस्टिंग करने का है और आप जेन्युइनली अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाते हो कि आपके बच्चे अच्छी स्कूल में जाए और आप रेंटल हाउस की बजाय जल्दी से अपना खुद का घर खरीद लो, और हो सकता है कि आप उसके लिए पैसा सेव कर रहे हो। लेकिन अगर आपकी वाइफ को काफी खर्चा करने का शौक है और उसका नेचर आपसे बिल्कुल ही अलग है, उसका नेचर शो ऑफ करने का है, मतलब उनकी सोच शॉर्ट टर्म है और आपकी सोच लॉन्ग टर्म है, तो फिर हर छोटी बात के लिए आपके झगड़े हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने फाइनेंशियल प्लान अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करो, ताकि उनको ये पता चलेगा कि आप कोई एक्शन क्यों ले रहे हो। क्योंकि अगर आपके पास आपके पार्टनर का सपोर्ट नहीं होगा तो 99% चांसेस है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा कर ही नहीं पाओगे, और अगर गोल पूरा हो भी गया तो आपकी जर्नी इतनी मजेदार नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो पहले ही आप ये सारी चीजें अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कर लो, क्योंकि वैसे भी बहुत जल्दी आपकी रियलिटी उनको पता चलनी ही है। तो शादी से पहले ही आप अपने पार्टनर से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो उनकी फाइनेंशियल नॉलेज को चेक करने के लिए और उनका नेचर समझने के लिए कि उन्हें सेव करना पसंद है या फिर स्पेंड करना। तो दोस्तों ये था इस बुक का पहला लेसन कि इस फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में आप अकेले नहीं हो, आपकी पार्टनर आपके साथ होती है, जो या तो आपकी लाइफ में आपके लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन सकती है या फिर एक सपोर्ट भी बन सकती है। इसके बाद अगला लेसन है डेवलपिंग अ बजट। कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज को मेजर कर सकते हैं तो आप उसे मैनेज भी कर सकते हैं, लेकिन जिस चीज को मेजर नहीं किया जा सकता उसे कोई मैनेज नहीं कर सकता। सेम पैसों के साथ भी यही होता है। अगर आप अपने पैसों को मेजर करते हैं, यानी आपको ये पता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो और कितना खर्च कर रहे हो, तो आप इजीली अपने पैसों को मैनेज भी कर सकते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि एक बजट बनाने के लिए आपको इन 3 सिंपल प्रोसेस को समझना होगा। सबसे पहला है डेवलप, फिर ट्रैक और एनालाइज। जब भी लोग अपना बजट बनाते हैं तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं कि वो इन 3 सिंपल प्रोसेस को नहीं समझ पाते। लेकिन इसे समझना जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। सबसे पहले आपको अपने पूरे महीने की इनकम और एक्सपेंसेस की पूरी लिस्ट बना लेनी है। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करोगे कि जैसा आपने बजट बनाया है वैसा तो बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है किसी महीने आपको कोई बोनस मिल जाए और शायद किसी महीने आप अपना पैसा फालतू में खर्च कर दो।
और यहीं पर मैक्सिमम लोग क्विट कर देते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि आपका असली काम यहीं से शुरू होता है। यही वो टाइम होता है जब आपको अपने बजट को सही से ट्रैक करना होता है। यानी आपको ये देखना है कि आपने कितना कमाया है और उसमें से कितना खर्च किया है। और आपका तीसरा प्रोसेस है बजट को एनालाइज करना, और इसमें आपको ये देखना है कि आपका पैसा एक्स्ट्रा कहाँ खर्च हुआ है ना। इस तरीके से प्लान करने से आप अपने मंथली और ईयरली बजट को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। फिर तीसरे लेसन के लिए मैं ऑथर की एक लाइन को कोट करता हूँ कि द ओनली पीपल गेटिंग रिच फ्रॉम गेट रिच क्विक स्कीम्स आर द पीपल मार्केटिंग एंड सेलिंग देम। तो इसका मतलब यह है कि आपको क्विक गेट रिच के सपने दिखाने वाले लोगों से अलर्ट रहना है, क्योंकि इससे आप अमीर बनोगे या फिर नहीं इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इससे वो लोग जरूर अमीर बन रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको गेट रिच स्लोली वाले लोगों से भी दूर रहना है, यानी ऐसे लोग जो आपको महीने में एक बार बाहर कॉफी पीने से मना करते हैं या साल में एक बार अपनी फैमिली के साथ डिनर करने से मना करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपको गेट रिच श्योरली वाली स्ट्रेटेजी पर फोकस करना चाहिए, जहां आप कंपाउंडिंग से रियल वेल्थ बिल्ड करते हो। क्योंकि दुनिया में जितने भी करोड़पति हैं यानी रिच लोग हैं, उसमें से 99% लोग टाइम के साथ धीरे धीरे अमीर बने हैं। अगर आप किसी ऐसे बिजनेसमैन को देखते हो जिसने काफी कम टाइम में अपने बिजनेस को ग्रो करके काफी पैसा कमाया है, तो वो उसकी सालों की मेहनत का नतीजा होता है जो आपको दिखता नहीं। इसीलिए आपको शॉर्टकट स्कीम से दूर रहना चाहिए। जैसे ऑथर एग्जाम्पल देता है पिरामिड स्कीम का, जिसमें आप 2 लोगों को ज्वाइन करवाते हो, फिर वो लोग और 2 नए लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, और इसी से फिर एक चेन बन जाती है। और इसमें जो सबसे टॉप पर होता है वही सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। तो ये सब टाइम पास स्कीम्स होती हैं जिसमें आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होगा। फिर इसके बाद दूसरी होती है पोंजी स्कीम्स, जिसमें आपको बहुत ज्यादा और गारंटीड प्रॉफिट प्रॉमिस किया जाता है, जैसे 20 से 50% एनुअली। अब इसमें शुरू में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे भी, लेकिन आपका पूरा पैसा रिकवर होने से पहले वैसे लोग पहले ही भाग जाते हैं। इसलिए अच्छी और जेन्युइन इनकम या तो आपके डे जॉब से आएगी या फिर अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से आएगी, डिविडेंड के थ्रू। क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ये अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देती हैं और उसी तरह वो अपने इन्वेस्टर्स को भी डिविडेंड देते हैं। तो अगर आपके पास स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए डिविडेंड अकाउंट नहीं है तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां जाकर फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिर इसके बाद चौथा लाइफ लेसन है डेट इज बैड, यानी कर्ज बुरी चीज है। अब दोस्तों इसमें कोई नई चीज नहीं है, सबको डीप डाउन ये पता होता है, और सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन और इन्वेस्टर आपको यही सलाह देंगे कि आपको जितना हो सके उतना लोन से दूर रहना है। लेकिन फिर भी आपको बहुत सारे चलते फिरते फाइनेंशियल गुरु मिलेंगे कि लोन लेना अच्छी बात होती है और आपको इसके फायदे गिनाएंगे। ये लोग आपको ऐसी एडवाइस देते क्यों हैं? तो दोस्तों इसका सिंपल आंसर ये है कि इंटरेस्ट और लोन से बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट करोड़ों कमाते हैं। दोस्तों ये चीज आप खुद नोटिस करना कि जितने भी लोग आपको लोन लेने के लिए एडवाइस करेंगे, इनकी इनकम का मेजॉरिटी पार्ट आपके लोन लेने या ना लेने पर डिपेंड करता है। और जितने भी लोग आपको लोन ना लेने की एडवाइस देंगे, उनको आपके लोन लेने या ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑलरेडी अपने बिजनेस और अपनी लाइफ में सेटल्ड होते हैं। तो जो भी लोग आपको लोन लेने के लिए एडवाइस करते हैं वो यही चाहते हैं कि सबसे पहले आप पहला लोन लो, फिर दूसरा लो, और आप इस ट्रैप में फंसते जाए और आपको इसकी आदत हो जाए। जैसे एक सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीते पीते कहता है कि मुझे सिगरेट छोड़नी तो है लेकिन छूटती ही नहीं, उसी तरह जिन लोगों को लोन लेने की आदत होती है तो वो भी यही कहते हैं कि यार मुझे इससे बाहर निकलना तो है लेकिन ये भी छूटता नहीं है। तो इसीलिए आप वही चीजें खरीदो जिसे आप अफोर्ड कर सकते हो। और जहां बात आती है क्रेडिट कार्ड की, तो ऑथर कहते हैं कि जस्ट से नो टू क्रेडिट कार्ड एंड नेवर गेट क्रेडिट कार्ड इन कॉलेज। और अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो आप सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड लीजिए, और उसमें भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा कि आपकी कोई पेमेंट मिस ना हो जाए या फिर आपकी स्पेंडिंग हैबिट चेंज ना हो जाए। क्योंकि लोगों को लगता है कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज उनकी हेल्प कर रही हैं, लेकिन ये चीज आप खुद सोचो कि कोई आपकी हेल्प करने के लिए आपको महीने में 4 बार कॉल क्यों करेगा कि सर आपके लिए एक नया क्रेडिट कार्ड आया है 2 लाख की स्पेंडिंग लिमिट का, प्लीज सर ले लो सर। ऐसा कोई भी आपकी मदद करने के लिए नहीं करेगा। फिर इसके बाद सबसे लास्ट लेसन है हाउसिंग लेसन। तो इसके लिए ऑथर हमें एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हैं कि डोंट बाय अ हाउस अंटिल यू आर सेटल्ड। अब सेटल का मतलब होता है कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए, या फिर अगर आप बिजनेस का सोच रहे हो तो आपका बिजनेस थोड़ा स्टेबल हो जाए, या अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो जब आपकी शादी हो जाए तब आपको एक नया घर लेने की सोचनी चाहिए। क्योंकि जब आप अपने अर्ली 20s में होते हो तो आप अपनी ग्रोइंग स्टेज में होते हो। आपको शायद जॉब्स चेंज करनी पड़ सकती है, या आपको सिटी या फिर कंट्री भी चेंज करनी पड़ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आप घर खरीद लोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होगी
कि अगर आपने अपनी अर्ली 20s में ही होम लोन ले लिया तो आप कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाओगे और आप उसी सिटी में और उसी इंडस्ट्री में ट्रैप होकर रह जाओगे। और दूसरी बात यह कि घर को लेकर बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिसे लोग कैलकुलेट करते नहीं है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, मंथली मेंटेनेंस, एजेंट का कमीशन, घर का रिपेयरिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। लेकिन अगर आप घर रेंट पे लेते हो या अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो तो ये सब एक्सपेंसेस आपको उठाने नहीं पड़ते, जिससे अल्टीमेटली आपकी सेविंग्स भी ज्यादा होगी और आप अपनी 20s में अच्छे से इन्वेस्ट भी कर पाओगे और फिर फ्यूचर में आपको उससे अच्छा रिटर्न्स भी मिल सकता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग से। तो इन शॉर्ट आपको अपनी 20s में अपनी जॉब और बिजनेस पर ही फोकस करना चाहिए और जो आपके करियर को लेकर बेस्ट होगा आपको वही डिसीजन लेना है। अगर आपके पास अच्छी इनकम होगी तो आपके पास एक दो क्या बहुत सारे घर आ जाएंगे।